गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? रोज का रोज पढ़ रहे हो? चलो, इस बार टेस्ट है आपका संडे को 10 क्वेश्चंस अपन सेल बायो से ही दे रहे हैं इस बार, ठीक है? और आपको आसान लगेंगे क्योंकि आपने सारा पढ़ लिया ना। पढ़ लिया तो आसान ही लगेंगे, नहीं पढ़ा हो तो फिर पहली बार क्लास में आया ना वो देगा तो उसके लिए हो सकता है, बट आपके लिए तो सारा आसान है। चलो, लास्ट अपन ने बात करी थी माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और थोड़ी सी बात सीलिया फ्लैजिला की भी हल्की सी रखी थी, ठीक है? तो ये एक डायग्राम भी है अपने पास कि सीलिया और फ्लैजिला वैसे तो आपकी कैसी होती है, हेयर लाइक आउटग्रोथ, यानी कि कहें तो बाल जैसी संरचना होती है। ये आपका सेल है तो इसके चारों ओर ये सीलिया निकले हुए हैं, और ये भी आपका सेल है तो यहां पर आपको फ्लैजिला दिखाई दे रहा है। तो इनका वास्तव में जो मूवमेंट में गति करने में काम आता है वो मुख्य रूप से कौन सा काम आता है? फ्लैजिला ज्यादा पॉपुलर है। वैसे तो इनमें जो हमने कहा है कि ये किससे बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक है ना? माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं तो ट्यूबुलिन प्रोटीन। लेकिन फ्लैजिला की विशेषकर बात करो तो प्रोकैरियोट का फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन और यूकैरियोट का फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ये अपन ने बात कर ली थी। उसके अलावा ज्यादा डिटेल नहीं, ये डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूं कि एक्चुअली अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लैजिला में अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल का, सूक्ष्म नलिकाओं का कैसा होता है? तो आंसर होता है 9+2। क्या आंसर होगा? 9+2 आंसर रहेगा। और अगर सेंट्रोसोम सेंट्रियोल के अंदर तारक का तारक केंद्र में पूछा जाएगा तो आंसर जाएगा 9+0। ये दोनों ही डायग्राम एक में ही बता दिए, फिर आपको भी लिखवाऊंगा अभी। तो होगा क्या कि आपके चाहे फ्लैजिला की बात करो, कशाभिका की, चाहे आगे अपन बात करने वाले तारक का तारक केंद्र, जो कि विशेषकर जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है और जिसका काम होता है तर्कु तंतुओं को, उसी से निकलते तर्कु तंतु, ठीक है? और अपन ने एक बात बोली है कि सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल तर्कु तंतुओं के निर्माण में सहायक है। एक्चुअली ये आपके तर्कु तंतु, मान लो ये रस्सी है, ठीक है? अब ये रस्सी बनी किससे? माइक्रोट्यूब्यूल से, सूक्ष्म नलिकाओं से बनी है। पर ये निकलेगी कहां से? तारक काय से, तारक केंद्र से ये निकलेगी, ठीक है? वो आपको डायग्राम में बताएंगे। तो अब मैं जो ये डायग्राम बता रहा हूं दो चीजों के लिए, एक तो 9+0 वाला अरेंजमेंट है तारक का तारक केंद्र में, 9+2 है वो कशाभिका फ्लैजिला के अंदर, यानी कि ये बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल है। और वो माइक्रोट्यूब्यूल किस तरीके से व्यवस्थित हो रही है और ये आपके बना रही है फ्लैजिला कशाभिका, यानी कि ये कशाभिका मान लो मेरी अंगुली जैसा है। जो डायग्राम में फ्लैजिला अभी अपन ने देखा तो उसको आड़ा काटा अपन ने, ककड़ी खीरे की तरह अपन ने काटा और काट के ये इस तरीके से इसमें थे और काट के देखा तो इस तरीके से डायग्राम दिखाई देगा। ककड़ी में जैसे बीज नहीं होते हैं उसी तरीके से। तो यहां पर 9+2 का मतलब ये है कि 9 तो डबलेट है, 1 2 3 ऐसे करके 9 डबलेट, 2 माइक्रोट्यूब्यूल जोड़े में है और 9 है, और 2 सेंटर में है। ऐसा कहां होता है? कशाभिका में। फ्लैजिला में जो हमारे को क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन देगा 9+0, 9+2, 9+3 या फिर और कुछ बना के दे देगा, तो आंसर सीधा सा ध्यान रखेंगे ये मिलेगा फ्लैजिला के अंदर। और ये मिलेगा 9+0 जो अभी अपन बात करेंगे तारक केंद्र जो है, सेंट्रियोल जो होता है जहां से स्पिंडल फाइबर वास्तव में निकलेंगे कोशिका विभाजन के दौरान। तो ये वहां पर 9+0 जो क्वेश्चन पूछा जाता है। डायग्राम केवल उस चीज को समझना, यहां पर 9 डबलेट चारों तरफ है, डबलेट मतलब 2 के जोड़े में, सेंटर में मध्य में कुछ भी नहीं है इसलिए 9+0, यहां पर बीच में 2 इसलिए 9+2। और ये जब उस कशाभिका को काट के देखा तो इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल इतनी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है बात? ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात अपन यहां पर जो ध्यान रखें, इसको अपन अभी लिख लेंगे। अगला जो अपन यहां पर ले रहे हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। अभी मैंने बोला कि सेंट्रोसोम होता है वास्तव में जिसे हिंदी में तारक काय कहा जाता है, वो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। सेंट्रियोल क्या होती है? 2 बेलनाकार संरचनाएं हैं
जैसे एक ये और एक ये दो है जो दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है, ये एक सेंट्रियोल ये दूसरा सेंट्रियोल, ये एक तारक केंद्र ये दूसरा तारक केंद्र, और दोनों एक साथ मिला के बनाते हैं तारक काई सेंट्रोसोम बनाते, ध्यान रहेगा। तो ये तो इसकी परिभाषा अभी अपन लिख लेंगे। अभी हमने बात करी भी कि यहां पर डायग्राम कैसा अरेंजमेंट रहेगा, इसमें दिख भी रहा है नो प्लस जीरो डबलेट, दो यहां पर आपको दिखाई देंगे कितने 9, लेकिन बीच में कुछ भी नहीं है, तो 9 प्लस जीरो का अरेंजमेंट यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी चीज पर अपन आएंगे, तो अपन इसको लिखते हुए आते हैं। पहले तो फ्लैजिला वाली एक बात नोट कर लेते हैं कि भाई अपन ने अरेंजमेंट के दोनों एक साथ ही लिख लेते, तो नोट लगा के फ्लैजिला यानी कि कशाभिका जिससे अपन कहते हैं, कशाभिका सूक्ष्म तंतुओं का, सॉरी सूक्ष्म नलिकाओं का, माइक्रोट्यूब्यूल, सूक्ष्म नलिकाओं का व्यवस्थीकरण या अरेंजमेंट कहते हैं वैसे। फ्लैजिला में होता है 9 प्लस 2, और तारक केंद्र के अंदर यानी कि जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है, इसमें मिलेगा 9 प्लस 0। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और हमारा डायग्राम समझा हुआ काम आएगा। भाई बीच में कुछ भी नहीं था, इससे 9 प्लस 0, और 9 चारों तरफ थे, डबल डबल आपके एक साथ थे उसमें। कर लिया नोट सबने? तो किस तरीके से सूक्ष्म नलिकाओं से फ्लैजिला का निर्माण होता है और किस तरीके से तारक केंद्र का होता है, तो पूरा तो डिटेल ये होता है कि भाई 9 डबलेट है सेंटर में डायग्राम के साथ, लेकिन हमारे काम का क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि किस तरीके का व्यवस्थीकरण होगा, अरेंजमेंट होगा। तो 9 प्लस 2 इसमें ध्यान रखें, और 9 प्लस 0 तारक केंद्र में। तारक केंद्र की जगह कहीं वो तारक काय भी लिख सकता है, क्योंकि तारक काय तारक केंद्र से ही बना होता है, उसी पे अपन आने वाले हैं। सबने नोट कर लिया इसको? तो यहां से भी क्वेश्चन आने की, एक अच्छा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। फिर अपन आते हैं जिसे अपन कह रहे हैं सेंट्रियोसोम एंड सेंट्रियोल। समझ ले पहले, फिर अपन नोट कर लेंगे। इसकी बात करें, हिंदी में बोल रहे हैं तारक काय एवं तारक केंद्र। दो बेलनाकार संरचनाएं, यानी कि बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रियोल या तारक केंद्र, एक दूसरे के से 90 डिग्री पर, या फिर एक दूसरे, अपन डायरेक्टली एंगल भी कोई नहीं पूछे तो डायरेक्टली ध्यान रख लें, तारक काय का निर्माण करती हैं। डायग्राम अगर आसान सा अपने दिमाग में रहे, इसके लिए बनाना चाहे तो कुछ इस तरीके से हम तो बना लेंगे। ये पूरा कहलाएगा तारक काय, जो कि दो तारक केंद्र से बना है।
यानी कि परिभाषा क्लियर हो गई कि एक बेलनाकार संरचना तारक केंद्र है और ऐसी दो 90 डिग्री पर व्यवस्थित होती है, इन्हें एक साथ बोला जाता है तारक काय, ठीक है, या सेंट्रोसोम पूरा अपन इसको कहते हैं। ये आपके मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। उसके अलावा ध्यान रखें, इसका काम जो है, जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के दौरान इन्हीं से, ये आपको जब कोशिका विभाजन में दोनों ध्रुव पर ये दिखाई देती है संरचना, और इन्हीं से तर्कुतंतु यानी कि स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, जो मेटाफेज पे व्यवस्थित गुणसूत्रों की सेंट्रोमियर पे जाके, गुणसूत्रों की सेंट्रोमियर पे और वहां पे भी काइनेटोकोर पे जाके उन दोनों क्रोमेटिड को अलग करने का काम करते हैं। तो यानी कि सीधा सा ध्यान रखेंगे, कार्य की बात करें इसकी, तो कोशिका विभाजन के दौरान, इसको सेल डिवीजन में आपको समझाऊंगा इसको पूरा, कोशिका विभाजन के दौरान तर्कुतंतु यानी कि स्पिंडल फाइबर निर्माण करते हैं। तो ये अपने को 2-3 पॉइंट यहां पर पता होने चाहिए कि भाई परिभाषा क्या है। कई बार हमें ये पता रह ही नहीं पाता है कि तारक काय क्या और तारक केंद्र क्या है। तो तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से मिलकर बना है, जो दोनों बेलनाकार संरचना है, जिनके अंदर आपको माइक्रोट्यूब्यूल सूक्ष्म नलिकाओं का 9+0 वाला अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ये आपके केवल जंतु कोशिकाओं में होती है और इनका काम है तर्कुतंतु स्पिंडल फाइबर बनाने का। तो दिमाग में आता है कि सर, जब पादप कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन होता है तब भी तो तर्कुतंतु बनते हैं, तब भी स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो वो स्पिंडल फाइबर तो बनेंगे, लेकिन उनके बनने का जो कारण है वो सेंट्रोसोम नहीं होगा, किसी और तरीके से वो तर्कुतंतु का निर्माण होता है। जब भी स्पिंडल फाइबर दोनों में होंगे, तर्कुतंतु दोनों में बनेंगे, लेकिन जंतु कोशिकाओं में इससे बनेंगे, पादप कोशिकाओं में ये उपस्थित नहीं होगा। ध्यान रहेगा, नोट करें इसको। कर लिया नोट सबने? बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करके सिंपल सा जो क्वेश्चन में आती है उतनी चीजें बता रहे हैं। और डायग्राम इसलिए सिंपल सा है, अपने को ध्यान रहेगा कि हाँ किस तरीके से, वैसे तो कोई पूछा नहीं, पर कभी यही लिखा आ जाए कि दोनों सेंट्रियोल के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री। वो कोई रटना नहीं है, बट ऐसा कभी सेंटेंस भी लिखा हो कि कौन सा कथन सही है गलत है, तो हमारा कॉमन सेंस वहां पे काम आएगा थोड़ा सा। बढ़े आगे।
शायद हो गया होगा नोट सबका। तो ये सारे अभी तक जो बात कर रहे थे अपन, सारे कोशिकांग की और झिल्लियों की बात अपन कर चुके थे। अब मतलब ये लास्ट कोशिकांग यही था आपका। उसके बाद अपन ले रहे हैं जो केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक पे उसकी संरचना बड़ी आसान सी है और हमारे को क्वेश्चंस में भी बड़े पूछे जाते हैं वहां से, तो उसी पर आते हैं। केंद्रक पर अपन थोड़ा सा देखते हैं। यहां पर कुछ चीजें जेनेटिक्स में जिन लोगों ने पढ़ ली उनको यहां पर जानी पहचानी दिखेगी, और कुछ लोगों को लिए अपन बता देंगे कि ये क्या होता है। बड़ी आसान सी संरचना है। केंद्रक का मतलब जैसे हर जिले का एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्ट्रेट ऑफिस होता है ना, हर जिले में सारा मेन करता धरता वो कलेक्ट्रेट ऑफिस है। कुछ भी डिसीजन लेना है पूरे जिले का तो वो ही लेता है। उसी तरीके से हमारी कोशिका का मेन कंट्रोलर या डायरेक्टर, जैसे अपने संस्थान में डायरेक्टर सर है तो वो डिसीजन लेंगे कि क्या कौन सा बैच क्या करना, कौन से टीचर क्या करना है, वो सारी बात। उसी तरीके से हमारी कोशिका का डायरेक्टर कौन है? केंद्रक है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसको कंट्रोलर भी कह सकते हैं, नियंत्रक या निदेशक दोनों ही कह सकते हैं। इसकी संरचना की अगर अपन बात करें, सबसे पहले तो ये एक कोशिका का डायग्राम अपने को दिया है, जिसके अंदर अपन जाते हैं तो इस जगह पे तो ये देखने को मिलता है अपने को केंद्रक। यहां पर न्यूक्लियस की बात करें, ये आपके कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस है। ये अगर देखा जाए तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड संरचना है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, ठीक है। ये अपन ने कहा था कि ये कोई कोशिकांग नहीं है, कोशिका का सबसे बड़ा घटक। इतनी बड़ी कोई भी संरचना कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती, सबसे बड़ी संरचना यही है। दोहरी झिल्ली युक्त है। यहां पर डबल मेम्ब्रेन अगर आप देखोगे डायग्राम में, तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ आपको पूरे में दिखाई देगी। ये जिस तरीके से तरबूज वाला तरबूज काट के नहीं दिखाता है कि भाई लाल है बढ़िया होगा आपके अंदर से, वैसे काट के अपन अंदर का देख रहे हैं। हाँ, मीठा है नहीं, पहले तो लाल दिखेगा, मीठा तो खाएंगे तब पता चलेगा, ठीक है। कई बार सफेद निकल जाए तो फिर तो वो तो खिलाए नहीं, वो पलट जाए तो क्या करोगे। तो उसी तरीके से यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिस तरीके से तरबूज का मोटा छिलका नहीं होता, बाहर से हरा दिखता है, अंदर से व्हाइट होता हल्का सा, उसी तरीके से ये भी आपके डबल मेम्ब्रेन है, जहां पर एक अंदर और एक बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, यहां पर आपको कुछ केंद्रक छिद्र दिखेंगे, बहुत सारे छेद आपको दिखेंगे, जिन्हें आप कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, केंद्रक छिद्र कहेंगे। बोला सर ये छिद्र क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि केंद्रक के अंदर आपका डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए कहां होता है? केंद्रक के अंदर। तो डीएनए से डीएनए बनेगा, यानी कि मैंने आपको दो चीजों के लिए बोला था कि चाहे रेप्लिकेशन की बात करो, यानी कि डीएनए पुनरावृत्ति, तो वो कहां होती है? केंद्रक में। डीएनए जब केंद्रक में, तो डीएनए से डीएनए का बनेगा केंद्रक के अंदर। डीएनए से आरएनए भी कहां बनेगा? क्योंकि डीएनए यही है, तो आरएनए बनेगा। तो यानी कि आरएनए को बाहर निकलने का जो रास्ता देगा वो ये छेद होंगे, तभी तो वो आपके बाहर आएगा आरएनए, और बाहर जाके प्रोटीन बनाने में उस आरएनए का उपयोग किया जाएगा। दूसरी बात, यहां पर आपके एक संरचना देखने को मिल रही है गहरे लाल रंग से, वो है न्यूक्लियोलस केंद्रिका। क्या है? केंद्रिका। और कल मैंने आपको बताया भी था कि केंद्रिका जो है उसे राइबोसोम की फैक्ट्री कहेंगे। राइबोसोम और दूसरा आरएनए इसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम को भी बाहर निकलना पड़ेगा प्रोटीन बनाने के लिए, और ईआर पे जाके जुड़ना पड़ेगा ना, तभी तो प्रोटीन बनेगी। यानी कि ये केंद्रक छिद्र रास्ता देंगे किसको? आरएनए को, और दूसरा राइबोसोम को भी रास्ता यही देंगे, तो वो बाहर आएंगे। यानी कि आपको कोई पूछ ले कि रेप्लिकेशन, डीएनए पुनरावृत्ति कहां होती है? केंद्रक में। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो रटेंगे नहीं। डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होगा? केंद्रक में। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन, आरएनए का निर्माण कहां होगा? केंद्रक में। प्रोटीन का निर्माण यानी कि ट्रांसलेशन कहां होगा? बाहर होगा। भी राइबोसोम बाहर जाएगा, आरएनए भी बाहर जाएंगे, और ईआर पे जुड़ते हुए वो प्रोटीन का निर्माण करेंगे, यानी कि उनका स्थल कोशिका द्रव्य कहलाएगा। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो ये भी अपन ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर और लेबलिंग देख लेते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि वही कोशिका केंद्रक की झिल्ली, बाहरी और आंतरिक दोनों के बीच की जगह को पेरी न्यूक्लियर स्पेस यहां पर कह सकते हैं, ठीक है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हिंदी में कहेंगे, तो यहां पर अंतर झिल्ली अवकाश अपन इनके लिए शब्द उपयोग करते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच की जगह को हमेशा अंतर झिल्ली अवकाश कहते हैं। फिर अंदर केंद्रिका है। अब बात आती है क्रोमेटिन की,
ठीक है, उससे पहले एक आध चीज और बता देता हूं। न्यूक्लियोप्लाज्म, जिस तरीके से कोशिका के अंदर के द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा, उस तरीके से केंद्रक के अंदर के द्रव्य को केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ, ऐसे नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा राइबोसोम है जो अंदर बन के बाहर निकलते हुए इन छिद्र से ही बाहर निकलेंगे, राइबोसोम छिद्र से ही बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर यहां पर दो तीन शब्द होते हैं, डीएनए भी होता है, गुणसूत्र भी होता है, क्रोमेटिन भी होता है, जीन भी होता है, तो सर सबका लॉजिक क्या है? वैसे तो आपको जेनेटिक्स में बताएंगे, लेकिन हल्का से डायग्राम इसीलिए बताएं कि वास्तव में जो मेन आप बात करते हो कि जीन सबसे मेन, अपन सबसे पहले बात करते हैं जीन। जीन क्या होता है? जीन अलग से कुछ नहीं है, डीएनए का एक भाग है। ये डीएनए बना रखा है और क्या लिखा हुआ है? जीन। डीएनए का वो भाग जो किसी लक्षण को प्रकट करने की सूचना रखता है, उसे क्या कहते हैं? जीन। सभी को पता है ना? परिभाषा भी बन गई साथ के साथ कि डीएनए का वह भाग जो किसी लक्षण को प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं? जीन। तो आपका जीन है या डीएनए? अब डीएनए क्या होता है कि जिस तरीके से एक लंबी रस्सी है और उसे अपने को एक छोटे से बॉक्स में रखना है, तो उसको हम अगर लंबाई में रखेंगे तो उस बॉक्स में नहीं आएगी, लेकिन उसका एक बंडल बना दे घड़ी करके तो शायद वो बंडल उस बॉक्स में आ जाएगा। उसी तरीके से डीएनए बहुत लंबा होता है, मानव का डीएनए लगभग 2 मीटर के आसपास का होता है। तो कोशिका इतनी छोटी, फिर उसके अंदर केंद्रक, और आपका क्या 2 मीटर का डीएनए कितना लंबा होगा? तो इसको इस तरीके से फोल्ड किया जाता है कि बहुत छोटी सी एक संरचना बनाता है जिसे कहते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम। यानी कि क्रोमोसोम गुणसूत्र किससे बना हुआ है? डीएनए से। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन काम आती हैं और ये मिलकर जो संरचना बनाते हैं, पहले तो वो क्रोमेटिन कहलाती है। इस डायग्राम में लिखा होगा क्रोमेटिन, लेकिन वहां लिखा है क्रोमोसोम। दोनों में क्या फर्क है बता देते हैं। जब ये पतले धागे नुमा होते हैं तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं, और जब ये मोटे और छोटे जो स्पष्ट दिखाई देने जैसे होते हैं तो इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि ये अपने को क्रोमेटिन और क्रोमोसोम अलग अलग चीज नहीं है। जब ये पतले हैं क्रोमेटिन है, और जब ये मोटे हैं तो इन्हें क्या कहेंगे? क्रोमोसोम गुणसूत्र अपन कहते हैं। ध्यान रहेगा। तो ये कुछ चीजों से अपन लिखते हुए इसके बाद शुरुआत करते हैं, तो आप मेरे साथ ही लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। केंद्रक, किसने इसकी खोज करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। वैसे अपन साइंटिस्ट पहले लिख चुके थे, रॉबर्ट ब्राउन। हमारा रॉबर्ट हुक इतना रटा हुआ होता है कि हम कई बार गलती कर देते हैं, ठीक है ना? तो ये गलती नहीं होती, ध्यान रखना है। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। क्या कहेंगे? कैरियोलॉजी। जहां जहां भी शब्द कैरियो आता है उसका मतलब केंद्रक से ही होता है, कैरियोलॉजी। दूसरी बात, केंद्रक का विभाजन क्या कहलाएगा? कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाएगा? कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक कौन क्या कहते हैं? कोशिका का नियंत्रक या निदेशक। नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर, और निदेशक यानी कि डायरेक्टर। एक बार नोट करें इतना।
सबने कर लिया नोट? कैरियो शब्द जब भी आता है मतलब केंद्रक, जिससे अपन ने पढ़ा प्रोकैरियोटिक, जिनमें पुराने टाइप का केंद्रक की बात करते हैं, यानी कि वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। यूकैरियोटिक, यू मतलब सत्य, जिनके अंदर वास्तविक सत्य केंद्रक होता है वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। कोशिका का नियंत्रक या निदेशक कहा जाता है किसको? केंद्रक को, है ना। केंद्रक की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट सारे केंद्रक से संबंधित ही अपन लिख रहे हैं ना। कर लिया नोट? बढ़े आगे। केंद्रक के लिए वैसे एक बात अपन ने पहले बोल दी है कि स्तनधारी जीव मैमल्स जो होते हैं उनके आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर के लिए भी अपन ने बोल रखा है। उसके अलावा पादपों में ये कौन सी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो जिस फ्लोएम आपने सुना है, जाइलम फ्लोएम, तो फ्लोएम की जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होती हैं, सीव ट्यूब वाले जो आपके सीव नलिकाएं जो होती हैं, उनकी कोशिकाओं में परिपक्व जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर कभी भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं होगा उन्हें एकैरियोटिक इंग्लिश में बोल देते हैं, यानी कि केंद्रक रहित कोशिका भी अपन कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रहे कि केंद्रक अनुपस्थित होता है किसमें, पहले समझना फिर नोट करना। केंद्रक अनुपस्थित किसमें है, ध्यान रखेंगे, यानी कि स्तनधारी जीवों की आरबीसी तथा पादपों की फ्लोएम की सीव नलिका, जो कोशिकाएं विशेष प्रकार की होती हैं, सीव नलिकाएं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, उनके अंदर भी आपको केंद्रक अनुपस्थित मिलेगा। यहां पर कहना चाहें तो फ्लोएम की परिपक्व, मैच्योर्ड, उधर भी बोला जाए तो परिपक्व आरबीसी बोलते हैं, मैच्योर्ड आरबीसी, इनके अंदर केंद्रक नहीं होगा। उसके अलावा ऐसी कोशिका जिनके अंदर एक केंद्रक होता है उन्हें मोनोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोकैरियोटिक कोशिका। सामान्यतः मोनोकैरियोटिक कोशिका ही होती है जिनमें एक केंद्रक पाया जाता है। कुछ कोशिकाएं डाइकैरियोटिक भी होती है जिनके अंदर दो केंद्रक मिल सकते हैं, जहां पर केंद्रक की संख्या कितनी हो गई? दो केंद्रक जो एक ही कोशिका के अंदर है, तो ऐसी कोशिका डाइकैरियोटिक। और इसके अलावा बहुकेंद्रकीय कोशिका भी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स, बहुकेंद्रकीय कोशिका, जिनके अंदर दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल डाइकैरियोटिक का, ये तो सामान्यतः एक कोशिका में एक ही होता है। डाइकैरियोटिक में उदाहरण ध्यान रखो, पैरामीशियम ध्यान रख सकते हो, पैरामीशियम। अब बहुकेंद्र की कोशिकाएं बनने के दो तरीके होते हैं, जिसकी परिभाषा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक सिनोसाइटिक कोशिका और एक बोलते हैं जिसे अपन सिनसाइटियम कोशिका। सिनोसिटिक और सिनसाइटियम, तो उस चीज पे अपन आते हैं, उसकी परिभाषा भी कई बार पूछी जाती है। तो बहुकेंद्र की कोशिकाएं दो तरीके से हो सकती है, सिनोसाइटिक कोशिका, ऐसी कोशिका जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक हैं, उसी का उदाहरण है सिनोसाइटिक। तो अब एक कोशिका में सामान्यतः तो एक ही केंद्रक होना था, लेकिन एक से ज्यादा केंद्रक कैसे होंगे कि भाई केवल कैरियोकाइनेसिस होता रहे और साइटोकाइनेसिस ना हो। सबसे पहले कोशिका विभाजन होता है, तो हमेशा किसका विभाजन होता है? केंद्रक का। यह भी कभी पूछ ले कि पहले विभाजन केंद्रक का, फिर केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस होता है। अब मान लो ये कोशिका बड़ी सी, इसके अंदर एक केंद्रक था, इससे दो बन गए, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। फिर दो से चार बन गए, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। तो कोशिका तो एक ही है, लेकिन ये कैसी हो गई? बहुकेंद्रकीय हो गई, इसमें बहुत सारे केंद्रक बनते जा रहे हैं। तो यानी कि सिनोसाइटिक की बात करें
तो मुक्त केंद्रक विभाजन के कारण, मुक्त केंद्रक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनती है कौन सी कोशिका? सिनोसाइटिक। ठीक है। दूसरा है सिनसाइटियम कोशिका। ये कोशिका वो है जिसमें क्या होगा कि निर्माण बहुकेंद्र की तो ये भी होगी, लेकिन कैसे बनेगी समझते हैं। मान लो 4 कोशिकाएं हैं, चारों आपस में फ्यूज हो गए, चारों आपस में संलयित होकर एक ही कोशिका बन गई, तो केंद्र के अंदर कितने हो गए? तो ये कैसी बन गई? बहुकेंद्र की। तो जब कई सारी कोशिकाएं आपस में संलयित होकर, आपस में फ्यूज होकर एक बहुकेंद्र की कोशिका का निर्माण करें, तो ऐसी कोशिका सिन मतलब फ्यूज होना। आप कई बार सिन गेमी पढ़ते हैं अपन ने, जिन्होंने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ लिया पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन की बात, वहां पर पढ़ा है सिन गेमी। सिन मतलब फ्यूज होना, संलयन होना, तो इसके नाम में भी आ रहा सिनसाइटिक। ऐसी कोशिका जिसमें कई कोशिकाओं के संलयन से निर्माण होगा। तो ये दोनों ही जो स्थिति है आपके बहुकेंद्र की स्थिति है, तो ये आपको सिनोसाइटिक और सिनसाइटियम दोनों ही ध्यान रखना है। उदाहरण इनके कई सारे हैं, चाहे एंडोस्पर्म, आप जानते हो एंडोस्पर्म भ्रूणपोष। ठीक है। तो अगर आपने, मैं अक्सर बताता हूं कि वैसे तो आप जानते हो वो ट्रिप्लोइड होता है, त्रिगुणित होता है ना भ्रूणपोष, सबको पता है। मैंने इसका अक्सर एग्जाम्पल अपन जो ध्यान रखते हैं, एक नारियल का जो पानी है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, यानी कि वो कोशिका एक, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक। तो और जब बात में, यानी कि वहां पर क्या हो चुका है? कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है नारियल के पानी में, कोकोनट वाटर में। उसको आप पी रहे हो, मतलब आप केंद्र की भ्रूणपोष पी रहे हो, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अपन ग्रहण करते हैं। और अगर वो जब सूख जाता है तो उसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो रखी थी, अब साइटोकाइनेसिस भी होके और वो ड्राई हो जाता है, यानी कि वो सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष बन जाता है। तो वो भी आपका त्रिगुणित है। उसके अलावा एल्बुगो फंजाई आप सुनते हो, कवक, उसमें भी है। निमेटोड्स हैं, वो भी बहुगुणित होते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो पैथोलॉजी पढ़ाते टाइम आपको वहां पे लिखवा दूंगा। ठीक है। बहुकेंद्र की वहां पर अपन बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा उदाहरण पे आपके यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, याद करने में भी आपको भी तकलीफ रहेगी, तो एक बार ये नोट करें। किसी ने बोला सर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, कंट्रोल कैसे होगा? आरबीसी में होता है, लेकिन परिपक्व होने के बाद केंद्रक गायब होगा, पहले तो रहेगा, परिपक्व हो जाएगी तब वो नहीं रहेगा। उदाहरण एक आधा लिख देता हूं, आप ध्यान रखना चाहो तो। अल्बुगो और राइजोपस कवक जो है दोनों ही आपके सिनोसाइटिक का उदाहरण है। उसके अलावा एंडोस्पर्म भ्रूणपोष जो आप पढ़ते हो, ये भी आपके सिनोसाइटिक का ही उदाहरण है। और सिनसाइटियम में उदाहरण ध्यान रखें तो निमेटोड की एपिडर्मिस जो होती है, सूत्रकृमि की निमेटोड की एपिडर्मिस, ये आपको निमेटोलॉजी में क्वेश्चन आ सकता है कभी। एपिडर्मिस मतलब उसके बाहर की, शायद आप पढ़ते होंगे हिंदी में, तो क्या कहेंगे इसको? निमेटोड की एपिडर्मिस, यानी कि जो उसकी त्वचा, जो बाहरी झिल्ली जो है उसकी त्वचा की, वो आपकी सिनसाइटियम कोशिका है, बहुकेंद्र की होती है निमेटोड की।
एपिडर्मिस, एपी मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, सब जानते हो ना इतना तो। पहली लाइन लिख रखी है कि केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता है, उसके लिए अगर नाम देना चाहें तो एकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, एकैरियोटिक। कई बार किसी शब्द के आगे ए लिखा आ जाता है, मतलब उसमें वो चीज अनुपस्थित है। एकैरियोटिक मतलब इसमें केंद्रक अनुपस्थित है। और ये कहां पर देखने को मिलेगी? स्तनधारी मेमल्स की परिपक्व आरबीसी में कोई भी केंद्रक नहीं होता है, तथा पादपों के फ्लोएम की सिर नलिका कोशिकाओं के अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। सिनोसाइटिक सिंसाइटियम परिभाषा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि जहां पर डायरेक्टली केंद्रक का विभाजन हो। मुक्त केंद्रक विभाजन मतलब लगातार केंद्र की विभाजन हो रहा है। सामान्य विभाजन होता है कभी भी तो केंद्रक के बाद हमेशा कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है, जो हम कोशिका विभाजन में बात करेंगे। लेकिन यहां पर बोला है मुक्त केंद्रक विभाजन, फ्री है, केंद्रक का ही विभाजन हो रहा है और कोई विभाजन यहां पर नहीं होगा, तो सिनोसाइटिक बहुकेंद्र की कोशिका कहलाएगी। और सिंसाइटियम में यहां पर बहुत सारी कोशिकाएं आपस में आके मिल जाएगी, जुड़ जाएगी, और कई कोशिकाओं के जुड़ने से बनती है, ऐसा लिख सकते हो। ये दोनों ही कवक के उदाहरण है। अगर अपन पैथोलॉजी की इतनी बीएससी में पढ़ी तो अपने को कहीं ना कहीं नाम एल्बुगो राइजोपस अपना सुना हुआ है, वैसे सब जानते ही हो ना। आपको कई बार ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कि कोई रोग है, पैथोलॉजी में क्वेश्चन बन जाता है कि कोई रोग की बात चल रही है कि भाई मान लो आलू का पछेती अंगमारी रोग है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो, तो वो किससे होता है? वो रोगजनक का नाम नहीं पूछ के वो पूछेगा कि कवक से होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है। तो हमें कई बार फिर ये पता नहीं होता कि फाइटोप्थोरा तो पड़ा है, लेकिन वो कवक था या जीवाणु, तो वो हमें कम से कम पता होना चाहिए। तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस क्या है? कवक है। तो ये अल्बुगो भी क्या है? कवक है। आप पढ़ते हो ना सरसों का सफेद रोली, ठीक है, एल्बुगो कैंडिडा की वजह से ही होता है। राइजोपस आपको ब्रेड पे लगने वाली ये कवक है ना, ब्रेड पे आपको अक्सर देखने को मिलती है, ब्रेड रोटी पे, ठीक है, नोट कर लिया सबने। और भ्रूण पोष का कवक से कोई लेना देना नहीं है ना, तो इसलिए यहां पर मैंने नीचे उसको लिखा है। भ्रूण पोष तो अपन ने पढ़ रखा है उधर एंडोस्पर्म में, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ेंगे अपन। कितने लोग नोट कर रहे हैं? कर लो। सिनोसिटिक सिंसाइटियम में कोई डाउट परिभाषा में? यहां से परिभाषा उदाहरण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है परिभाषा। शब्दों का थोड़ा सा यहां पर खेल होता है, ये इंग्लिश के शब्दों से ही बना है। सिन का मतलब फ्यूज होना, जब जब कहीं पे भी सिन शब्द आता है मतलब जुड़ने से संबंधित। तो कई कोशिकाओं के जुड़ने से जब बहुकेंद्र की कोशिका बनती है तो सिंसाइटियम, एक ध्यान रह जाएगा तो दूसरा बची हुई चीज उसके लिए रह जाए, ठीक है ना। बढ़े आगे, कितनी बढ़े? अरे पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही, आगे बढ़े, ये हुई बात। चलो ठीक, आगे अपन बात करते हैं इसके संरचना की। जो बात अपन ने डायग्राम में देखी उसी पर आते हैं, केंद्रक की संरचना। पहले इधर देख लेना फिर ही नोट करना। इसके अंदर सबसे पहली बात आती है केंद्रक झिल्ली। क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। दो तीन और नाम इसके लिए उपयोग होते हैं, तो इसके
इंग्लिश का नाम भी लिख देते हैं। एक तो इसको कहते हैं कैरियोथिका, कैरियोथिका, ठीक है। इसे न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं, न्यूक्लियर यानी केंद्रक आवरण भी कह सकते हो। ज्यादा कोई इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, बस केंद्रक झिल्ली या इसके नाम कई बार रहे तो अपने को हल्का सा पता होना चाहिए। केंद्रक आवरण अपन इसको कह सकते हैं हिंदी में। अब ये कितनी होती है, तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगना, यानी कि बाहरी केंद्रक झिल्ली और आंतरिक केंद्रक झिल्ली। और इनकी बीच के स्थान को क्या कहेंगे, खाली स्थान को अंतरझिल्ली अवकाश कह सकते हैं। कि मध्य के स्थान को क्या कहेंगे, हाँ अलग अलग हिंदी, इंग्लिश के बजाय मैं हिंदी का लिखना प्रेफर करता हूं कि मध्य के स्थान को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो इंग्लिश में बोला है, अपन यहां कहेंगे अंतरझिल्ली अवकाश। वैसे मैंने इंग्लिश एक एक बार लिखवा रखी सबकी, अब दोनों क्या लिखना फिर अपने लिए, वो नोट्स फिर दिखने में लंबा हो जाएगा बाद में, तो मैं दोनों शब्द लिख तो देता हूं, लेकिन क्योंकि फिर सभी बच्चों के अलग अलग रेस्पॉन्स रहते हैं। कोई कहता है सर प्योर हिंदी लिखो, कोई कहता नहीं सर इंग्लिश के भी शब्द दो, फिर कोई कहता है सर इंग्लिश भी लिखो, इंग्लिश लिखो हिंदी लेकिन इंग्लिश वाला शब्द लिखो। जैसे यहां पर लिखा कैरियोथिका, था इंग्लिश का लेकिन मैंने इसको इंग्लिश करके लिखा, ठीक है। अब यहां पर केंद्रक छिद्र भी पाए जाते हैं, केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि झिल्ली से संबंधित तीन चीजें ध्यान रखेंगे कि दो झिल्ली है, मध्य के स्थान क्या है, ये कोई पढ़ने की कोई विशेष बात नहीं थी। इनके अंदर केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि उसके बाहर जैसे मकान है तो बहुत सारी खिड़कियां, जहां पर बाहर का आप देख पा रहे हो कि गेट है तो बाहर अपन जा पा रहे हो, उसी तरीके से केंद्रक छिद्र से हमारे आरएनए और राइबोसोम बाहर जा पाएंगे। नोट कर लो एक बार इसको। हाँ, न्यूक्लियर पोर्स अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी है तो पोर तो वहां पर उसका छेद है, पोर अलग से कुछ थोड़ी है क्या, जैसे दीवार है तो ये इसका छेद है। अगर हमारी ईआर मान लो, ये हमारी क्या कहेंगे, ये केंद्रक झिल्ली हो गई है, ठीक है, केंद्रक का आवरण मान लो उधर केंद्रक है, तो इससे जुड़ी है तो वो हम केंद्रक छिद्र से जुड़ा, ऐसा नहीं कहेंगे केंद्रक झिल्ली से जुड़ा ही कहेंगे, क्योंकि वो तो एक छिद्र है, अलग से संरचना नहीं है कोई, ये तो एक रास्ता है। चाहे अंदर जो बनने वाला आरएनए बाहर आना है, चाहे अंदर बनने वाला राइबोसोम बाहर आना है, या बाहर की बनी प्रोटीन अंदर जानी है, तो इन सभी चीजों के लिए रास्ता अपन यहां कह सकते हैं। तो एक लिखना चाहें तो आरएनए प्रोटीन तथा राइबोसोम के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, चाहे अंदर जाना हो चाहे बाहर आना हो। अब दिमाग में आ रहा होगा सर प्रोटीन अंदर भी आती है क्या, अभी बताएंगे। आएगी क्या, कहीं जरूरत पड़ेगी प्रोटीन के अंदर केंद्रक में, पड़ती है हिस्टोन प्रोटीन, और प्रोटीन तो अंदर तो बन ही नहीं सकती, प्रोटीन तो राइबोसोम बाहर जाके ही बनाएगा ईआर के साथ, और आरएनए भी बाहर ही जाएगा।
तो प्रोटीन जब अंदर, जैसे आपके नहीं होता है कि यार फ्लोएम है तो भोजन जड़ों को भी जा रहा है, सभी तरफ जा रहा है, पानी सभी तरफ जा रहा है, उसी तरीके से जिस चीज की जहां आवश्यकता वहां ये चीजें आपस इधर उधर हो सकती है। कर लिया नोट? बढ़े आगे। केंद्रक झिल्ली, कैरियोथिका, न्यूक्लियर एनवलप, ये कई सारे इसके नाम यूज होते हैं। दो झिल्लियों से आपका केंद्रक ढका होता है या दो झिल्लियां यहां पर होती हैं और दोनों के बीच के स्थान को, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की बात हुई, चाहे आपके हरित लवक की बात हुई, जहां जहां भी दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाएं रही, उनके बीच के स्थान को हमेशा अंतर झिल्ली अवकाश, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसके लिए शब्द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल देते हैं, और न्यूक्लियस है तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी इंग्लिश में बोल दिया जाता है। ठीक है, आपको अगर लिखना चाहो तो इसको इंग्लिश का लिख सकते हो, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। केंद्रक है तो वैसे नाम में पता चल जाएगा न्यूक्लियस होने की वजह से। और इस केंद्रक झिल्ली में ही केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं जो रास्ता प्रदान कर रहे हैं आरएनए को केंद्रक से बाहर जाने के लिए, प्रोटीन को अंदर आने के लिए, राइबोसोम को बाहर जाने के लिए। क्लियर है बात? बढ़े आगे। सबका हो गया नोट? दूसरी संरचना यहां पर जिसे अपन कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य क्या कहलाएगा? केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसको कहते हैं, इसे कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। कैरियो शब्द हमेशा आएगा तो न्यूक्लियस को बताएगा, कैरियोप्लाज्म। इसे अपन कैरियोलिम्फ भी कह देते हैं, कैरियोलिम्फ। लिम्फ मतलब भी तरल है, जैसे आपके, तो ये दो तीन शब्द आपके सब केंद्रक द्रव्य को ही बताते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ। अब इसके अंदर, इस द्रव्य के अंदर दो संरचनाएं आपको मिलती हैं, यानी कि केंद्रिका जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस, एवं क्रोमेटिन इसमें पाए जाते हैं। क्रोमेटिन केंद्रक के अंदर कहां मिलेंगे? केंद्रक द्रव्य में। जैसे कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं ना, उसी तरीके से केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली दो संरचनाएं केंद्रिका और क्रोमेटिन होती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके केंद्रक का भी केंद्रक द्रव्य है, वो आपके दो तीन चीजों का स्थल है। मैंने पहले भी बोला था कि केंद्रक को पहले स्थल लिखा अपन ने, लेकिन केंद्रक में भी डीएनए का निर्माण, आरएनए का निर्माण कहां होगा? तो केंद्रक द्रव्य के अंदर होगा। क्लियर है बात? जैसे अपन ने कहा कि आपको फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का स्थल कहां पर है? मैंने आपको पढ़ाया है, कोशिका। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। उसी प्रकार से डीएनए से डीएनए का निर्माण यानी कि रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का निर्माण यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, वो सब चीजें केंद्रक के अंदर होती है। लेकिन केंद्रक में भी कहां? केंद्रक। यानी कि अपन कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन सब समझ जाओगे, इतना तो सबको पता। वैसे जेनेटिक्स में जिन्होंने पढ़ लिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा सब शब्द आ जाएगा। एवं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का स्थल या ये प्रक्रिया कहां पूर्ण होगी? तो केंद्रक द्रव्य के अंदर ये पूर्ण होगी। नोट कर लो ये बात। फिर अपन एक और बात लेते हैं केंद्रिका की। नोट कर रहे हो या देख? आप नोट कर लो पहले, क्योंकि आप आधे कंफ्यूजन में थे इसलिए। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन तो आगे पढ़ेंगे, इतना तो पता होगा शायद आपको क्या होता है। हिंदी लिखूं क्या?
डीएनए द्विगुणन कह सकते हो या डीएनए पुनरावृत्ति। अब तो समझ गए कि अभी भी नहीं समझे? और ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन अब तो समझ गए कि अभी भी नहीं समझे? इतनी उम्मीद आपसे मैं रख सकता हूं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो किसी एक अच्छे एग्जाम की, ठीक है? तो वो चीजें जो अपन 10th क्लास से पढ़ लेते हैं, जेट में पढ़ी, बीएससी एग्रीकल्चर में जेनेटिक्स भी पास करी हमने, करी के पास, तभी तो डिग्री आई होगी हाथ में। अब कैसे करी वो तो आपकी आत्मा जानती है, और मैंने जब करी होगी मेरी आत्मा जानती है, ठीक है? तो डीएनए से डीएनए के निर्माण को रेप्लिकेशन या डीएनए द्विगुणन कहते हैं, और डीएनए से आरएनए के निर्माण को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। पढ़ेंगे, आपको अधूरा नहीं रखेंगे, आगे पढ़ना है पूरा ये चीजें, है ना? आरआरएनए तथा राइबोसोम का निर्माण कहां होता है, ऐसा पूछा जाए तो आंसर केंद्रिका। राइबोसोम के लिए तो ऊपर ही लिख दिया कि इसे राइबोसोम की फैक्ट्री, क्योंकि यहां पर राइबोसोम का निर्माण होता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। तीन प्रकार के आरएनए की अपन बात करते हैं, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। नाम में ही राइबोसोमल मतलब दोनों ही केंद्रिका में। उसके अलावा एक एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए अपन बात करेंगे, एक टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए की बात करेंगे। एमआरएनए का नाम कल आया था, जहां पर पॉलीराइबोसोम बनने के लिए बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए से ही जुड़ते हैं, और पॉलीराइबोसोम संरचना बनी थी जो प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण होती है। कल बात करी थी अपन ने, क्योंकि पॉलीराइबोसोम की डेफिनेशन पे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये राइबोसोम का स्थल, ये चीजें भी पूछी जाती हैं। तो आज अपन इतना ही ले रहे हैं, इससे आगे की बात अपन अगली क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू।